इंजीनियरिंग की कोई ड्राइंग हमें इंसानियत के भविष्य का नक्शा दिखा सकती है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? जैसे जैसे किसी लोहे के टुकड़े की कहानी में हमारी अपनी कहानी छिपी हो। आज की हमारी बातचीत एक ऐसे ही अनोखे विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जो हमारे पास मौजूद एक टेक्स्ट से निकला है। ये टेक्स्ट एक बहुत ही सामान्य से इंजीनियरिंग ग्राफ, जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं, उसकी तुलना औद्योगिक क्रांति के बाद के हमारे पूरे सफर से करता है। तो असल में ये एक सवाल पूछ रहा है, क्या हम इंसान एक सभ्यता के तौर पर स्टील के एक टुकड़े की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं? तो चलिए इस तुलना की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है या इसमें वाकई कोई गहरी और शायद थोड़ी डरावनी सच्चाई छिपी है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आखिर है क्या भला, ये हमें बताता क्या है। देखिए, ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक तरह से ABC जैसा है। ये एक बहुत बुनियादी ग्राफ है जो किसी भी मटेरियल के चरित्र को दिखाता है। जब हम किसी धातु, मान लीजिए माइल्ड स्टील, पर कोई बल लगाते हैं, उसे खींचते हैं, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तो उस खिंचाव के जवाब में वो कितना खिंचता या विकृत होता है, उसे स्ट्रेन कहते हैं। ये ग्राफ बस इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, मतलब कितना दबाव डालने पर कोई चीज कितना बदलती है। बिल्कुल। सरल शब्दों में ये ग्राफ हमें 3-4 बहुत जरूरी बातें बताता है। कोई चीज कितनी लचीली है, यानी बल हटाने पर क्या वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, उसकी बर्दाश्त करने की अधिकतम ताकत कितनी है, और सबसे जरूरी, वो कौन सा बिंदु है जहां आकर वो चेतावनी देना बंद कर देगी और टूट जाएगी। किसी भी पुल, इमारत या गाड़ी को डिजाइन करने के लिए यह जानकारी सांस लेने जितनी जरूरी है। और टेक्स्ट कहता है कि इंसानियत का व्यवहार स्टील जैसा रहा है। हाँ, और ये बात दिलचस्प है। देखिए, अलग अलग मटेरियल का ये ग्राफ अलग होता है। कुछ भंगुर होते हैं, जैसे कांच, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक टूट जाते हैं, और कुछ नमनीय होते हैं, मतलब डक्टाइल, जैसे स्टील, जो टूटने से पहले बहुत खिंचते हैं, अपनी शक्ल बदलते हैं। यानी एक तरह से चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, चेतावनी देते हैं। टेक्स्ट का तर्क यही है कि सभ्यता स्टील की तरह डक्टाइल रही है, इसने हमें चेतावनियां दी हैं। सवाल ये है कि क्या हम उन चेतावनियों को सुन रहे हैं? ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अगर सभ्यता डक्टाइल है, तो इस ग्राफ पर हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ग्राफ का शुरुआती बिंदु है O, जहां सब कुछ शांत है। स्टील को बस मशीन में टेस्ट के लिए रखा गया है, उस पर कोई बल नहीं है। टेक्स्ट इसकी तुलना करता है 1750-1765 के दौर से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। हाँ, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया। औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी। ये एक स्थिर और संभावनाओं से भरी शुरुआत थी। इंसानियत एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी रनवे पर ही खड़ी थी। ठीक है, रनवे से उड़ान भरी। इसके बाद आता है इलास्टिक जोन। इसका क्या मतलब हुआ सभ्यता के लिए? ग्राफ में O से A तक का जो हिस्सा है, वो इलास्टिक जोन है। ये मटेरियल का सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा दौर माना जाता है। यहां तक आप उस पर कितना भी बल लगाएं, जैसे ही आप बल हटाएंगे, वो एक स्प्रिंग की तरह वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। कोई स्थायी नुकसान नहीं। तो एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि 1900 से पहले अगर हम सारी फैक्ट्रियां बंद कर देते तो धरती पूरी तरह से ठीक हो सकती थी? क्या हम वाकई उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इतना सटीक रूप से पिन पॉइंट कर सकते हैं? देखिए, ये एक मॉडल है, लेकिन इसका सिद्धांत बिल्कुल यही कहता है। 1750 से लेकर करीब 1900 तक का जो दौर था, वो इंसानियत का इलास्टिक जोन था। उद्योग लगे, शहर बसे, ट्रेनें चलीं, कार्बन उत्सर्जन भी शुरू हुआ, लेकिन धरती के इकोसिस्टम में इतनी ताकत थी कि वो इस बदलाव को सोख लेती थी, खुद को संतुलित कर लेती थी। जैसे शरीर छोटी मोटी चोट को खुद ही ठीक कर लेता है। बिल्कुल वही। विकास हो रहा था, लेकिन वो लचीला था, प्रकृति उसे संभाल रही थी। तो एक समय था जब सब कुछ ठीक था, हम तरक्की कर रहे थे और प्रकृति उसे संभाल रही थी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और टेक्स्ट के मुताबिक वो मोड़ 1900 के आसपास आया, जब हमने एक ऐसी रेखा पार कर ली जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हाँ, उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये ग्राफ पर वो बिंदु है जिसके बाद मटेरियल में होने वाला बदलाव परमानेंट हो जाता है। यानी अगर आप उस बिंदु के बाद बल हटा भी लें, तो मटेरियल अपनी पुरानी शक्ल में वापस नहीं लौटेगा, उसमें एक स्थायी खिंचाव आ जाएगा। ये सोचना ही कितना भारी है।
इसका मतलब है कि पिछली 1 सदी से भी ज्यादा से हम जो भी कर रहे हैं वो एक स्थायी निशान छोड़ रहा है। बिल्कुल। टेक्स्ट का तर्क है कि 1900 के बाद औद्योगिक विकास, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और कार्बन उत्सर्जन इतना तेज और इतना ज्यादा हो गया कि धरती का खुद को ठीक करने का सिस्टम जवाब देने लगा। यहीं से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की कहानी असल में शुरू होती है। बदलाव अब स्थायी होने लगे थे। तो एक बार जब ये स्थायी बदलाव शुरू हो गया तो क्या तनाव और भी बढ़ा? टेक्स्ट में इसके बाद विश्व युद्धों की तरफ ले जाता है, जो इस ग्राफ पर सबसे नाटकीय और डरावने बिंदु लगते हैं। हाँ, और यहाँ की तुलना वाकई चौंकाने वाली है। इलास्टिक लिमिट पार करने के ठीक बाद ग्राफ पर एक बिंदु आता है जिसे अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये वो पल है जब मटेरियल पर तनाव अपनी चरम सीमा पर होता है और वो अचानक झुक जाता है, मतलब कमजोर पड़ना शुरू कर देता है। टेक्स्ट इसकी तुलना पहले विश्व युद्ध से करता है, 1914 से 1918। ये इतिहास में पहली बार था। हाँ, पहली बार जब इंसान ने अपनी बुद्धि, विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए किया। टैंक, मशीन गन, जहरीली गैसें, लाखों लोग मारे गए। टेक्स्ट के अनुसार यही वो पल था जब विकास का इंजन पहली बार पूरी तरह से विनाश की गाड़ी में बदल गया। सभ्यता अपने ही बनाए तनाव के नीचे झुक गई। यानी टेक्स्ट ये कह रहा है कि हमने सिर्फ जमीन पर निशान नहीं छोड़े, बल्कि हमने अपनी आत्मा पर भी एक स्थायी निशान छोड़ दिया। युद्ध के बाद दुनिया बदली, लेकिन शायद इंसान का खुद पर से भरोसा हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तरह का चारित्रिक झुकाव था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक चारित्रिक झुकाव था। और इसके ठीक बाद ग्राफ में लोअर यील्ड पॉइंट आता है। यहाँ मटेरियल अपनी मजबूती खो चुका होता है और अब बहुत कम तनाव पर ही लगातार खिंचता चला जाता है। इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध से की गई है, 1939 से 1945। परमाणु बम का इस्तेमाल, लाखों निर्दोष लोगों का नरसंहार। ये वो दौर था जब इंसानियत ने अपनी रही सही नैतिकता और मानवता भी खो दी। सभ्यता ने खुद को ही भीतर से इतना कमजोर कर लिया कि उसे और तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। ये बहुत गंभीर विश्लेषण है, लेकिन यहाँ पर यह तुलना मेरे लिए थोड़ी अजीब हो जाती है। इन दो विनाशकारी युद्धों के बाद टेक्स्ट कहता है कि हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अधिकतम ताकत के दौर में पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? इतनी तबाही के बाद अधिकतम ताकत? ये विरोधाभासी इस तुलना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 1945 से लेकर लगभग 2020 तक का समय। जरा सोचिए इस दौर के बारे में। एक तरफ इंसान ने अपनी तकनीकी क्षमता की सारी हदें पार कर दी। हम अंतरिक्ष में गए, चांद पर कदम रखा। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार किया, बीमारियों का इलाज खोजा, परमाणु ऊर्जा बनाई। तकनीकी रूप से हम शायद इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और आखिर में कोविड-19। हाँ, और आखिर में कोविड-19 जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। तो ये सभ्यता का सबसे कठिन, या अंग्रेजी में कहें तो टफेस्ट दौर था। इंजीनियरिंग में कोई मटेरियल टूटने से ठीक पहले अपनी अधिकतम ताकत और सहन शक्ति दिखाता है। वो अपनी पूरी क्षमता से तनाव को झेल रहा होता है। टेक्स्ट कहता है कि 1945 से 2020 का दौर सभ्यता का वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला दौर था, जहां हमने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी देखी और अपने अस्तित्व पर सबसे बड़े संकटों का सामना भी किया। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिस दौर में हमने दुनिया को इंटरनेट से जोड़ा, उसी दौर में हम अपने ही ग्रह की सांसें छीन रहे थे। टेक्स्ट इसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहता है, पर यह तो एक तरह की दो-धारी तलवार लगती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक इंजीनियर के तौर पर मैं इस ग्राफ को हर दिन देखता हूँ, और ये सच है। एक मटेरियल जब अपने अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पर होता है तो वो टूटने से पहले अपनी सबसे ज्यादा टफनेस दिखाता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर टिका रहता है। शायद वो 75 साल का दौर इंसानियत का वही दौर था। हम अपनी पूरी ताकत से टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही बनाए हुए दबाव के खिलाफ। और हम सब जानते हैं कि उस ग्राफ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के बाद क्या आता है? फ्रैक्चर, टूटना। टेक्स्ट का इशारा है कि अगला पड़ाव टूटना ही है। ये सुनकर तो सच में डर लगता है। ये एक सीधी चेतावनी है। टेक्स्ट के अनुसार कोविड ने हमें आईना दिखाया कि हमारी सारी तकनीक और अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक वायरस के सामने कितनी कमजोर है। और दूसरी तरफ जिस परमाणु शक्ति को हमने विकास के लिए बनाया था, आज वही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। देशों के बीच तनाव, हथियारों की होड़, ये सब उसी फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए कदम है। ग्राफ के हिसाब से अब और खिंचने की गुंजाइश बची नहीं है। यह तुलना सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती है,
लेकिन क्या ये थोड़ी ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब स्टील तो एक बेजान चीज है जो एक तय नियम के हिसाब से टूटने के लिए ही बनी है। क्या इंसानियत में सीखने और खुद को बदलने की क्षमता नहीं है जो इस ग्राफ में नहीं दिखती? ये सबसे जरूरी सवाल है और मेरे हिसाब से इस टेक्स्ट का मकसद हमें निराश करना नहीं बल्कि हमें जगाना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्टील के पास कोई विकल्प नहीं है, उसका व्यवहार तय है, लेकिन हमारे पास है। ये ग्राफ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक निदान है, एक डायग्नोसिस है। ये हमें बता रहा है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो नतीजा क्या होगा। तो ये एक तरह की चेतावनी है, पत्थर की लकीर नहीं। हाँ, स्टील अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान बदल सकता है। ये ग्राफ हमें उस बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें चुनना है। क्या हम स्टील की तरह व्यवहार करना जारी रखेंगे और टूट जाएंगे, या हम अपनी आदतों, अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं बदलकर इस ग्राफ के नियम को ही तोड़ देंगे। ये हमें बता रहा है कि असीमित विकास की धारणा एक भ्रम है, एक धोखा है। हर चीज की एक सीमा होती है। तो इस पूरी बातचीत का सार यह है कि ये ग्राफ एक आईने की तरह है। बिल्कुल। जिस तरह एक अच्छा इंजीनियर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख के ये तय करता है कि एक पुल पर कितना बोझ डालना सुरक्षित है ताकि वो अपनी सीमा के अंदर रहे, उसी तरह हमें इस तुलना से सीखकर एक सुरक्षित और टिकाऊ सभ्यता बनाने के बारे में सोचना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारी इलास्टिक लिमिट कब की पार हो चुकी है और अब हम फ्रैक्चर पॉइंट के बहुत करीब खड़े हैं। अब और ज्यादा स्ट्रेस डालने की गुंजाइश नहीं है, अब संतुलन बनाने का समय है। आज हमने देखा कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग का एक साधारण सा ग्राफ मानव सभ्यता के लगभग 250 साल की कहानी को एक नए और शक्तिशाली तरीके से बयां कर सकता है। एक ऐसी कहानी जो औद्योगिक क्रांति के लचीले, उम्मीद भरे दिनों से शुरू होकर युद्धों के स्थायी घावों से गुजरती हुई, तकनीकी बुलंदी और पर्यावरणीय संकट के विरोधाभास को पार करके आज एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना ही समझदारी है। संतुलन और सीमाओं का सम्मान ही स्थायित्व की कुंजी है, चाहे वो एक इमारत के लिए हो या पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि हर चीज जो अपनी हद से ज्यादा खिंचती है आखिर में टूट जाती है। हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्टील एक बार अपनी इलास्टिक लिमिट पार कर जाए तो खुद को ठीक नहीं कर सकता, वो स्थायी रूप से बदल जाता है। लेकिन इंसानियत का क्या? क्या मानव सभ्यता अपनी इलास्टिसिटी या वो लचीलापन फिर से हासिल कर सकती है? अगर हाँ, तो उस मरम्मत की प्रक्रिया कैसी दिखेगी?